पढ़ेंगे भारत परिषद नियम 1861 के बारे में, और हम लोगों ने 1858 तक के अधिनियम के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज 1861 से शुरू करते हैं, देखते हैं कितने तक हम लोग पहुंच पाते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, मतलब संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ क्रमवार तरीके में, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते थे इंडियन काउंसिल एक्ट कहते थे, तो 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके लोकप्रिय एक, ठीक है, गुट बना दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कहा गया कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके लोकप्रिय गुट बना दिया। और दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता, सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया जाता था ताकि उनके कार्यों को अन्य रूप में उन्हें विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल द्वारा उनके समक्ष रखे जाते थे। अब तीसरा ऑप्शन है, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। तो पहला दूसरा की बात करेंगे सही है, और तीसरा वाला गलत है, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास विधायी शक्तियां थी। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत परिषद नियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के शासकीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके लोकप्रियता का एक कूट डाला गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1862 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो कौन थे वो 3 भारतीय? इनका नाम पूछा जाता है, इनका नाम अगर आपको चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, भूल भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछता है। बनारस के राजा थे, ठीक है, पटियाला के महाराजा थे, और सर दिनकर राव थे। 3 भारतीयों को गवर्नर के काउंसिल में, वायसराय के काउंसिल में शामिल किया गया था। ठीक है, 1862 में 1861 के अधिनियम के तहत। तीनों भारतीय के नाम क्या है? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और साथ में सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। ठीक है, सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके उन्हीं विधायी प्रस्तावों पर ही विचार करने का अधिकार था जिन्हें गवर्नर जनरल के द्वारा इसके समक्ष रखा जाता था। इस अधिनियम ने, ठीक है, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर पुनः विकेंद्रीकरण शुरू किया। वायसराय को आपातकाल में बनी परिषद की असंतुष्टि के अध्यादेश जारी करने तथा परिषद के कार्य संचालन करने के लिए नियम बनाने के भी महत्व शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो कहाँ पे स्वतंत्र उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल यहाँ पे आप देखो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1800 क्या थी, कब थी? 66। ठीक है, 1866 में। ठीक है, 1866 में की गई थी, लेकिन शुरुआती दौर में कहाँ पे था? ये आगरा में हुआ करता था। ठीक है, इसको 1875 में देखोगे तो इसको शिफ्ट करके इलाहाबाद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1866 में हुई थी, लेकिन आगरा में थी। ठीक है, 1875 में इसको इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया था। बाकी बंबई की बात करेंगे, कलकत्ता की बात करें, मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के परिणामों ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले शासन सत्ता को कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता का संचालन करने लगा। इन्हीं परिवर्तनों में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1862 में 3 स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ये उच्च न्यायालय थे बंबई थे, कलकत्ता थे, मद्रास थे। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। और शुरुआती समय में कहाँ पे थी? तो ध्यान में रखना कहाँ पे थी, तो ये आपका आगरा में हुआ करती थी, बाद में जाके इसको इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति, ठीक है, विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद को उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया? तो 1861 का काउंसिल एक्ट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। इस नियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, जो कैबिनेट काम करती है ना, तो उसकी शुरुआत 1861 में हो गई। ठीक है, कैनिंग ने भिन्न भिन्न विभाग द्वारा भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए। ठीक है, अलग अलग लोगों को, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया। जैसे कि मंत्रालय का बंटवारा कैसे होता है, किसी को गृह देते, किसी को विदेश देते, किसी को एजुकेशन दे देते, किसी को वाटर रिसोर्स दे देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बांट दिया। ठीक है, इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। पूछा जाए किस सेक्टर में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, तो 1861 में ध्यान रखेंगे। या फिर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। 1861 के ही एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को
अध्यादेश जारी करने की भी मतलब की गई, तो शक्ति प्रदान की गई, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ध्यान रखें 1861 के काउंसिल एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई, प्रदान की गई। VBI है, ठीक है, ये पूछता है, कई बार पूछा है, तो किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखते हैं आगे, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी की सदस्यों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार दिया गया? तो ये भी 1861 का ही था, ठीक है। तो इसी तरह 1861 का भारत परिषद अधिनियम समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1892, ठीक है। 1892 भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, कुछ प्रश्न लेकर आता है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और पहला प्रश्न जो आपके सामने ये रहा, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष मतलब क्या होती है, प्रारंभ होती है, ठीक है, ध्यान रखिए, किसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है, क्या था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर, ठीक है। तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा, 1892 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1892 में क्या होती है, प्रारंभ होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया 1892 में आरंभ की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का मतलब क्या था, प्रावधान था, ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए थे? सबसे पहले चुनाव कराने की बात जो थी, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ही ये चीजें आपको दिखी गई थी, ठीक है। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट का विरोध क्यों किया? तो सिंपल था, इसका विरोध करने का रीजन था कि इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया। द एक्ट डिड नॉट इंटेंस कंट्रोल ओवर द पब्लिक फंड्स, ठीक है, जो सार्वजनिक कोष जो थे उसे भारतीयों को मतलब नियंत्रण नहीं दिया, इसलिए जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया, तो इसका क्या किया, विरोध किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन जरा सुनिए। 1861 के भारत शासन अधिनियम ने भारतीय संतुष्ट नहीं थे, इसके साथ ही भारत भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने अधिकारों के अधिक वृद्धि चाहते थे, इसके लिए वो अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में सम्मिलित करना चाहते थे। अतः भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 पारित किया गया। इस अधिनियम ने शाही विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। क्योंकि बहुमत सरकारी सदस्यों को रहता था, इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता था, इसलिए गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका मतलब क्या थी, नगण्य थी, ठीक है। 1892 का अधिनियम भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता भावना को संतुष्ट नहीं कर सकी। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो थी अनुपयुक्त थी, मतलब उनके अनुसार नहीं थी, क्योंकि सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं था, ना ही वे सहायक प्रश्न पूछ सकते थे, मतलब नाम मात्र के वायसराय की परिषद में शामिल हुए थे, ठीक है। अब आता है मार्ले मिंटो सुधार। इससे प्रश्न क्या होता है, 1892 में, ध्यान में रखिएगा, बस यही अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, यही इससे प्रश्न अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, ध्यान में इसको रखना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892 में हुई थी। अब आता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत विभाजन की नींव कहा जाता है इसी एक्ट में थी, ठीक है। इसका नामकरण ब्रिटिश सांसद मांटे मिंटो और मार्लो के नाम पे किया गया, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ब्रिटिश सांसद नहीं थे ये लोग, क्या थे तो पता ही आप लोग को, एक वायसराय था और एक क्या थे, तो एक भारत सचिव थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनमें विधान परिषद में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि करके सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया। इसमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनमें सुनिश्चित किया कि ब्रिटिश अधिकारी इंपेरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे, ठीक है। तो बताना कौन सही था, 2 3 सही है, पहला तो गलत है। क्यों गलत है पहला, क्योंकि दे आर नॉट मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। दैट टाइम की बात करेंगे तो लॉर्ड मार्ले की बात करेंगे, भारत सेक्रेटरीट था, भारत सचिव था। और लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे तो भारत का उस समय वायसराय था, ठीक है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, ठीक है। इसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछना, मत देने का अधिकार भी इसमें सम्मिलित था। क्या क्या अधिकार था, तो ध्यान में रखेंगे, भारतीयों के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई थी, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की पहली बार बजट पे वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश कर भी सकते थे, साथ में पूरक प्रश्न भी पूछने और मत देने का अधिकार था, ठीक है। तथा प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान शामिल था। पहला वाला क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्रश्न दिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलेंगे,
तो अतः कथन एक की बात करेंगे सही नहीं, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो 1909 में, ठीक है। कब पारित किया गया, तो ध्यान में रखेंगे 1909 में पारित किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया, तो 1909 में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत को समाप्त कर दी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के बावजूद गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। तो दोनों की कथन की बात करेंगे तो आपका क्या है, सही है, ठीक है। वसरा लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव लॉर्ड मार्ले द्वारा स्वीकृत सुधारों और उपायों के दस्तावेज को मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। इसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 16 से बढ़ाकर इनकी संख्या 60 कर दी गई, ठीक है। अब प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर लाभकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा पे सत्येंद्र नाथ सिन्हा के लिए तो भारत कार्यकारी परिषद में सदस्य चुना गया था 1909 के एक्ट के अनुसार। निम्नलिखित में किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन आरंभ किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, जैसा कि आपको पता है। मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य क्या था, तो भीतरी लक्ष्य की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है था, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से क्या करना, लड़ा देना, ठीक है। ध्यान रखें क्या था, इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ध्यान रखें इसका था मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात करेंगे तो द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया। इस अधिनियम ने ऐसी व्यवस्था करके सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का क्या कर दिया, बीज बो दिया, ठीक है। कालांतर में भारत विभाजन का भी कारण बनता है। इस कानून पर लॉर्ड मार्टिन ने मिंटो को लिखा था, पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दंत बो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नाग के दंत बो रहे हैं, ठीक है, मतलब नाग के दांत को बोआ जा रहा है, ठीक है, जिसका परिणाम भीषण होगा। यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पश्चात संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय था, मात्र 10 वर्षों तक चला, ठीक। कितने वर्षों तक चला, मात्र 10 वर्षों तक चला, क्योंकि 1909 में आता है, ठीक है। साथ में जाके फिर 1919 में आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला, तो मात्र ये 10 वर्षों तक चला, ठीक है। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। आप चलेंगे वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो ध्यान में रखेंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना के मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन हो गया था। मतभेद के बीच किसने बोए, तो 1909 का, ठीक है। ध्यान में 1909 का विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थानों का आरक्षण, जो कि 1909 के एक्ट में था, जो कि मतभेद के बीच बोया, बाद में क्या होता है, भारत का क्या होता है, इसी के आधार पर क्या होता है, तो आपको विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब चलेंगे कौन सा पढ़ेंगे, तो 1919 आ जाएगा ना। 1909 के बाद क्या आएगा, 1919। 1919 को एक्ट को क्या बोलते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन प्रारंभ करने की घोषणा कब की, तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो हुई थी 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1917 को घोषणा हुई थी, ठीक है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम में द्वैत शासन लागू हुआ। कहाँ कहाँ पे द्वैत शासन लागू हुआ, तो बंगाल में होता, मद्रास में होता, बंबई में होता, उत्तर प्रदेश में होता, पंजाब में होता, बिहार में होता, ओडिशा में होता, मध्य प्रदेश में होता, असम में होता, ठीक है। इन कानून को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, कि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। अब मॉन्टेग्यू की बात करेंगे तो उस समय भारत सचिव हुआ करते थे, ठीक है। यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के अधिनियम का आधार भी बना। ये रिपोर्ट मुख्यतः किससे संबंधित था, तो संवैधानिक सुधारों से क्या था, संबंधित था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार क्या बनी, तो 1917 का जो था, ध्यान में 1919 के जो था, ध्यान में रखेंगे आधार बनी थी 1919 में, ठीक है। 1919 को जो भारत शासन अधिनियम जो थी, यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का क्या बनती है, आधार बनती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था, तो क्या बताओगे, तो संवैधानिक सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित था, तो संवैधानिक सुधार से ये रिपोर्ट क्या था, संबंधित था। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, किससे संबंधित था, तो संवैधानिक सुधार से
संबंधी था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आता है 20 अगस्त 1917 के आधारों की घोषणा को जाना जाता है, इसको किसी मॉन्टेगू घोषणा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मॉन्टेगू की बात करेंगे तो कौन थे, तो भारत सचिव हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित है, किस पे आधारित था, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे क्या था, आधारित था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया गया, तो भारत में 1919 में इसको लागू किया गया। ठीक है, अब आते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, तो प्रांतों के कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये तो 1909 के ही एक में था ना। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण की बात करेंगे तो बिल्कुल 1 और 3 की बात करेंगे, सही है। बाकी ये तो आपका 1909 के ही एक में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1909 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रांतों में दोहरे शासन का आरंभ करना था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत शासन के विषयों को प्रांतीय और किस सूची में, केंद्रीय सूचियों में बांट दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों में शत प्रतिशत गवर्नर जनरल का अधिकार था। स्थानीय महत्व के विषयों को प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित के लिए अंतर्गत रखा गया था, जिसे द्वैत शासन कहा गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिकता निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय काउंसिल एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 के तहत ही की गई थी, न कि 1919 में। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा किसको किसको दे दिया गया और सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया, ये कहना उचित होगा। सिखों के, ईसाइयों का, एंग्लो इंडियन को सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व देकर सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। क्या नाम था, लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, अगर पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय भी लॉर्ड जॉर्ज ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे के द्वारा, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का क्या किया गया, तो विस्तार किया गया। क्या किया गया, तो ध्यान में रखेंगे उनका क्या होता है, विस्तार किया गया। ठीक है, जब ध्यान में 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, अभी जस्ट हमने बात की इस पे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ठीक है, बात करेंगे भारत का आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो इटली हो जाएगा। 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो पामसटन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जिस समय गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। अब आते हैं यहाँ पे देखें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा अनुमोदित था। इसने केंद्रीय विधान मंडल को द्विसदनीय बना दिया। इस अधिनियम ने परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख किया गया। तो 1, 2, 3 की बात करेंगे, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, आपके क्या है, तो सही है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे था इसे 1919 के भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का तत्कालीन कारण क्या था, 1916 का होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। ठीक है, कौन था, मेसोपोटामिया कमीशन, याद रखिएगा। ठीक है, जब भारतीय अकुशलता का स्पष्ट आरोप था कि किंग जॉर्ज पंचम द्वारा अनुमोदित था। इनके द्वारा क्या क्या इनमें प्रावधान था, तो सबसे पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई थी। केंद्रीय परिषद में वायसराय के 8 सदस्यों में 3 सदस्य की बात के भारतीय नियुक्त किए गए। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की। एक सदन राज्य परिषद था, जो कि भी आप देखते हो राज्यसभा, और दूसरे को विधानसभा कहा गया था। ठीक है, केंद्र की बात हो रही है। और क्या था, हाँ, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली तथा प्रांतीय विषयों के 2 भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय था, आरक्षित विषय प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा, हस्तांतरित विषय प्रशासन गवर्नर और निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो प्रशासन गवर्नर तो दोनों में था। ठीक है, एक में निर्वाचित सदस्य होते थे, ठीक है, एक में आरक्षित विषय में क्या था, उसमें भी गवर्नर था, लेकिन साथ में कार्यकारिणी परिषद उसके काम करती थी साथ में। ठीक है, आप देखेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल महिलाओं के आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखें केवल दूसरा सही है। ठीक है, कि महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात जो थी 1935 के एक्ट में किया गया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत राज्य परिषद में मताधिकार बहुत ही सीमित था। मतदाताओं की योग्यता प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न थी, जो बड़ी सामूहिक योजना पर आधारित थी। जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दिया गया, मात्र 10%। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दलित जाति, महिला एवं मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। ठीक है, तो 1935 में दलित जाति को दिया गया, महिला को दिया गया,
और मजदूर को दिया गया, ठीक है। अगर बात करेंगे 1919 में किसे दिया गया, तो 1919 में दिया सिख को दे दिया गया, ईसाई को दे दिया गया, एंग्लो इंडियन को दे दिया गया, ठीक है। 1909 में किसे दिया गया, तो 1909 में मुसलमानों को दिया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 1909 में पहला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, उसका विस्तार 1919 में हुआ। अब फिर उसका विस्तार की बात करेंगे तो 1935 में हुआ, ठीक है। तो 1935 में दलित को मिला, ध्यान रखेंगे, जो कि 1932 में गांधी जी ने विरोध भी किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी 35 में दे दिया जाता है। तो दलित जाति को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग को मिला, ठीक है। और 1919 में किसे मिला, तो सिख को मिलता है, ईसाई को मिलता है और एंग्लो इंडियन को दिया जाता है, ठीक है। 1909 में किसे मिला, तो केवल मुसलमानों को, ठीक है। ध्यान में रखना। दायरकी की बात करेंगे, इसको द्वैत शासन भी कहते हैं कि आठ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसमें, ठीक है, दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। डायरकी की बात करेंगे, इसका मतलब होता है, ठीक है, ध्यान में रखें, आंशिक रूप से उत्तरदायी थी, यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं थी, लेकिन दो तरह के प्रशासन में बांटा गया था। डायरकी एक पुस्तक भी है, ठीक है, इसका पुस्तक का लेखक है लियोनस कार्टियस, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। उत्तरदायी सरकार की स्थापना द्वैत शासन की पद्धति लागू करके की गई थी। द्वैत शासन को लागू करने का उद्देश्य भारतीयों को अपनी सरकार को स्वयं चलाने में प्रशिक्षण देना था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में देकर प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न तो किया गया था, क्योंकि ये प्रतिनिधि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, न कि मतलब विधानमंडल के प्रति। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो जाते तो पूरी तरीके से मतलब उत्तरदायी सरकार बनती, लेकिन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, इसीलिए क्या होता, आंशिक ही मतलब उत्तरदायी सरकार मानी जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। बताना, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, ठीक है, इसने मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रख, तो ये सेकंड वाला की बात की गलत है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चैम्बर रिपोर्ट के नाम से तो जानते ही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे तो बढ़ाया, क्योंकि भाई साहब 1919 में किसे किसे दे दिया, तो दलितों, किसको किसको दे दिया, ठीक है, सिख को दे दिया, ईसाई को दे दिया, एंग्लो इंडियन को दे दिया, ठीक है। इसे केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद के मार्ग को मतलब क्या किया, प्रस्त किया, क्योंकि पावर थोड़ा सा किसके पास, प्रांतों में भी चली जाती है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज यहाँ पे किया गया था, प्रांतों की शक्ति को अलग से दिखाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे संघवाद का मार्ग को तो प्रशस्त किया गया था, कहना प्रशस्त किया गया था, कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना, नहीं, केंद्रीय कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, किसके प्रति उत्तरदायी थी, तो वायसराय के प्रति, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथनों पर चिन्हित करे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ है, ठीक है। यह अधिनियम पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है, गलत है, ठीक है। 1919 में आई थी, सत्ता में घोषणा हुई थी, 1919 में आई या 1921 में लागू हुई, कोई दो राय नहीं। पार्लियामेंट सुधार के नाम से इसे नहीं जानते, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू थे, वायसराय की बात करेंगे चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को क्या किया था, तो अलग कर दिया था, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, देखिए द्वैत शासन निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, दायर की। तो प्रांतों में द्वैत शासन की बात करें, इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा, और केंद्र में बात करेंगे तो 1935 में द्वैत शासन आया था, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन हट गया था 1935 के एक्ट में, और केंद्र में द्वैत शासन आ गया था 1935 के एक्ट में, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते देखेंगे तो कौन सा प्रश्न, भारत सरकार ने 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा, उनकी विशेषता एकात्मक और केंद्रित ही रही, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसको बात करेंगे तो इसका दोनों के दोनों सही है, क्योंकि देखिए संघात्मक की तरफ थोड़ा झुकाव तो था, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं हुआ था, एकात्मक और केंद्रीकृत ही रही, ठीक है। सत्ता का बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्योजित किया गया था, ठीक है। तो बताना, इसके आंसर बी लिया है ना, दोनों को दोनों करेक्ट है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, प्रकृति में संघात्मक की तरफ झुकाव हो गया था, क्योंकि प्रांतों को कानून बनाने वगैरह की शक्ति दे दी गई थी, ठीक है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों की सरकारों को प्रत्यार्जित किया गया था, परंतु वास्तविक रूप से प्रांतीय शासन पर गवर्नर के माध्यम से गवर्नर जनरल का नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त केंद्र में एकात्मक शासन की स्थापना की गई थी। इस प्रकार 1919 के एक्ट के अंतर्गत शासन की प्रकृति संरचना क्या थी, तो एकात्मक ही रही, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में डायरकी, ठीक है, डायरकी सिद्धांत किसने निर्दिष्ट किया।
तो जस्ट अभी हमने थोड़ा पहले नाम लिया, केंद्रीय विधान मंडल का दो भागों में विभाजन होना, दो सरकार था, केंद्रीय और राज्य सरकार का शुरू होना, दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, प्रांतों को प्रतिपादित विषयों का दो वर्गों में क्या करना, विभाजित करना। ठीक है, तो यही आंसर आपका लिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब प्रांतों के विषय को दो भागों में विभाजित करना। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन के सिद्धांत की बात करेंगे। तो प्रांतों को प्रत्यायोजित, ठीक है, विषयों को दो भागों में विभाजन था। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा मतलब लागू किया गया था। ठीक है, इस विधायक के तहत प्रांतों में विषयों को दो भाग में, एक आरक्षित था तो दूसरा ट्रांसफरेबल था। ठीक है, जो हस्तांतरित कहते थे, विषय में विभक्त किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की क्या की गई, तो शुरुआत की गई। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ कब किया गया, तो ध्यान रखेगा मांटेगू मांटेगू चेम्सफोर्ड, जिसको मांटफोर्ड सुधार कहते हैं, या फिर मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कह लीजिए, उसमें की गई थी। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा विभाग का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल ठीक था। और इस प्रकार की परीक्षा 1922 में आपको इलाहाबाद में होता है। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से क्या था, अधिक था। तो ध्यान रखें, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही लिया। ठीक है, अब देखो 1919 के दौरान एक लोकसभा आयोग का गठन की बात की गई था। गठन कब होता, ली कमीशन की अनुशंसा पे देखोगे तो 1926 में लोकसभा आयोग का गठन होता है। ठीक है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में लोकसभा आयोग की परीक्षा भारत में एवं इंग्लैंड में एक साथ कराए जाने की संतुष्टि की गई थी। ठीक है, ध्यान रखें, इस अधिनियम के तहत पहली बार आईसीएस की परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन, ठीक है, वर्ष 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई। ठीक है, वर्ष 1941 में, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा मतलब क्या हो गई थी, कम हो गई, क्योंकि लोग जो थे इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना किस अधिनियम में हुई थी, तो 1919 के अधिनियम में थी। अब पहली बार स्थापना की बात करेंगे तो 1926 में लोकसभा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, परीक्षा भारत में पहली बार कब हुई थी, भारत और लंदन में एक साथ परीक्षा, तो 1922 में एक साथ परीक्षा हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लोकसभा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड के तथा भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी, तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में दोनों जगह एक साथ परीक्षा कराने की बात की गई थी। ठीक है, बताना है आगे आपको, क्या बताओगे आप, तो चलिए इसका उत्तर बताइए। भारत सरकार विधायक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने साक्ष्य दिया था। ठीक है, तो श्रीमती हीराबाई टाटा, ठीक है, और साथ में श्रीमती सरोजनी नायडू और श्रीमती एनी बेसेंट, सबके सब शामिल थे। ठीक है, इन्होंने मतलब क्या दिया था, महिला मताधिकार के पक्ष में इन्होंने अपने साक्ष्य दिया था, तो महिलाओं को मताधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार विधायक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बिल 1919 पे गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में सरोजनी नायडू, डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी थी, ठीक है, धनवंती रामाराव थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, लेडी सदाशिव अय्यर थी, श्रीमती हीराबाई टाटा थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी, बेगम हसरत मोहानी थी, और साथ में थे और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने मतलब क्या किया था, साक्ष्य प्रकट किया था, भाई सब महिलाओं को भी मत का अधिकार दो। ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का भारतीय उच्चायुक्त मतलब इंडियन हाई कमीशन का पद किस अधिनियम के द्वारा सृजन किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत की संबंधी कुछ कार्यों जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि के देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त, ठीक है, हाई कमीशन इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है, राजदूत की तरह काम करती थी। अभी आप देखते हो ना, राजदूत एम्बेसडर अभी भी हाई कमीशन होता, उसी तरह का वो था। निम्नलिखित में किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया। ठीक है, तो स्वराज पार्टी ने संदेह व्यक्त किया था। ठीक है, अब देखेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन का द्वैध शासन की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी ने इस अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था। इनकी मांगों के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 1924 में मूडीमैन समिति के भी गठन की गई थी। बहुत सुंदर प्रश्न है, मूडीमैन समिति 1924 में गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था, तो 1919 का, ठीक है, भारत शासन अधिनियम का मतलब क्या करना, जांच करना। इसके लिए मूडीमैन कमीशन बनी थी। कब बनी थी मूडीमैन कमीशन, तो 1919 में आपकी मूडीमैन कमीशन बनी थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए था। क्या 1935 भी आज ही करा दूं, 1935 भी करा दूं आज। अब मूडीमैन कमीशन किसकी जांच करनी थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए मूडीमैन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 करवा दे, चले करवा दे रहा हूं 1935। हालांकि इसमें ज्यादा प्रश्न होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1935 भी करवा देते हैं।
देख लीजिए इसको, ठीक है। और 1935 करवा देंगे, उसके बाद केवल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 रह जाएगा उसके बाद, ठीक है। देखता हूँ जितना भी हो पाए उतना करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 400 पेज तो आप लोग पार कर चुके हो ना, इसके बाद 150 पेज आपका बचता है, ठीक है। देखेंगे 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन स्टेट बिल्कुल सही है, ठीक है। गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना शामिल था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति की गई, नहीं नियम नहीं किया, इसमें भी बढ़ाया था, ठीक है। तो ध्यान में रखें, क्या हो, 1 2 सही हो जाएगा। तीसरा बार में क्या किसको किसको बोला था, मैंने बोला था 1909 में तो केवल मुसलमानों को दिया, 1919 में किसे दिया था, सिख को देता है, ईसाई को देता है, साथ में एंग्लो इंडियन को देता है। अब 35 में किसे देता है, तो 35 में मजदूरों को देता है, महिलाओं को देता है, और किसको दिया था 1935 में सांप्रदायिक प्रतिनिधि किसे दलित मिला था, महिलाओं को, दलितों को, दलित और साथ वर्ग। में मजदूर को, हाँ मजदूरों को भी, ठीक है। तो ध्यान में इसको रखना था, इसको समाप्त नहीं किया गया था कि 1935 में फिर क्या किया गया, बढ़ाया गया। 1919 के अधिनियम के दौरान प्रांतों में जो द्वैध शासन जो लगी थी उसको केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब प्रांतों से द्वैध शासन को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। भूलेंगे नहीं, ठीक है, कोई भी लोग नहीं भूलेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया तो क्या बताएंगे, 1919 का अधिनियम से। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल तो ध्यान रखें 1919 के अधिनियम से। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया तो क्या बताएंगे, 1935। ठीक है। तो ध्यान रखें 90, बिल्कुल ठीक है, तो 1935 क्या रखना है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, इसे कोई भी लोग ना भूले, ठीक है। और क्या इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया था या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया, तो क्या बताएंगे, इसको तो बढ़ाया बढ़ाया गया गया था। था। क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। बढ़ा के किसको किसको दिया गया था, जल्दी, महिला दलितों को। हाँ बिल्कुल ठीक है, महिलाओं को दिया गया, दलितों को दिया गया, और साथ में किसे दिया, मजदूरों को दिया गया, ठीक है। अब 1935 के एक्ट की बात करेंगे, इसमें क्या था, तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों में स्वतंत्रता शासन की व्यवस्था की गई, इसलिए संघीय व्यवस्था की शुरुआत भी कह सकते हो। भारत में फेडरल न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट मतलब क्या, संघीय न्यायालय, ठीक है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इसी में था। और संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1935 के एक्ट के अनुसार 1937 में दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्या था, संघीय न्यायालय था, ठीक है। और 1935 के तहत विधानमंडल में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो विभिन्न समुदाय के लिए सीटों का आवंटन के ही अनुरूप थी, ठीक है। भारत सरकार ने 1935 के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो राज्यों में उत्तरदायी शासन का स्थापना हुआ बिल्कुल होता है, ठीक है। और बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रारंभ हुआ, यह भी होता है, ठीक है। जबकि निर्वाचन व्यवस्था को, कॉमनल निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दी गई, ठीक है, जो ध्यान में रखेंगे गलत है, ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो कौन सा प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित है। एक संघ का प्रावधान, ठीक है, प्रांतों को स्वतंत्रता देना, ठीक है, प्रांतों में दुशासन की प्रस्तावना, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इन प्रोविंसेस, तो ये तो नहीं शामिल था ना, केंद्र में शामिल था। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, ठीक है। तो ध्यान रखें कि इसमें 1 2 इसमें केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान नहीं करना था, प्रांतियों को था, किसको था, प्रांतीय था, ठीक है। तो ध्यान रखें पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा की बात करेंगे गलत है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चलते आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधान मंडली में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षित सीटों के अनुरूप थी, कब किया गया, बताइए जरा आप हमें। 1935 का एक्ट में। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखें 1935 के, ठीक है, एक्ट में था, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। बताना है आपको 1935 में भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, इसे प्रांतीय स्वशासन लाया गया, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो था ना इसमें जी, ठीक है। ये इसे भारत संघ का प्रस्तावित किया गया, ठीक है। इसने संघीय न्यायालय की स्थापना को प्रभावी प्रस्तावित किया, तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, क्या है, सही है, ठीक है। अब आता 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पे आधारित था, तो फेडरेशन तथा संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, ठीक है, ध्यान में रखना, ये सही है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935
ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत शासन हेतु पारित एक सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। इसमें यह अधिकथित था कि यदि आधे भारतीय राज्य, ठीक है, संघ में शामिल होने के लिए सहमत है तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। यह अधिनियम संघवाद और संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इसके अंतर्गत संघीय विधानमंडल द्विसदनीय होता था, ठीक है, जिसमें एक उच्च सदन तथा एक निम्न सदन शामिल था। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर शुरू किया गया द्वैध शासन 1935 के अधिनियम द्वारा क्या था, खत्म कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, प्रांतों में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, ठीक है, बताना। प्रांतीय स्वतंत्रता अस्तित्व में आई, बिल्कुल आई। द्विसदनीय विधानमंडल 6 प्रांतों में बंधित किए गए, ठीक है ये। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र अप्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आगे और विस्तारित किए गए, तो ये भी ठीक है। राज्यों का महासंघ प्रविष्ट होने के लिए बाध्य किया गया, नहीं बाध्य नहीं करना था, बाध्य नहीं करना था, उनके पास ऑप्शन दिया गया, राज्यों को भी दिया गया था और साथ में किसको दिया गया था, तो देशी रियासतों को भी दिया था। हालांकि किसी ने शामिल नहीं हुआ था। एक अखिल भारतीय संघ बनाने की जो सपना जो था वो कभी पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, बताना भारत शासन ने 1935 में समाप्त की, किसको समाप्त कर दी, ठीक है, तो प्रोविंशियल डायरेक्टरी सिस्टम मतलब प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को क्या की जाती है, समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम ने क्या किया, संघीय सरकार की स्थापना की, बिल्कुल की। एक संघीय न्यायालय की रचना की, बिल्कुल की। राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया, ध्यान में रखेंगे, और साथ में वयस्क मताधिकार प्रदान किया, तो ठीक है ये गलत है। ठीक है, बाकी आपके क्या है, आपका सही है। ठीक है, बी गलत लिया है। 1935 के क्या गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना की, तो ये तो ठीक ही है। फेडरल गवर्नमेंट संघीय न्यायालय की स्थापना करने की बात, ये भी ठीक है। अच्छा, इसका केवल इसको सही लिया है, देखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज तो नहीं था। ठीक है, आप देखेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघीय सरकार की स्थापना का प्रावधान तो था, किंतु अभी भी स्थापित नहीं हो पाया। अच्छा, ठीक है, इसके विपरीत इसी एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश से 6 अन्य थे। ठीक है, शुरू में जो बना था अभी कोर्ट, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अन्य थे। सुप्रीम कोर्ट जो बना था कलकत्ता में, उसमें 1+3 था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1+6 था। ठीक है, उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ठीक है, इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष सर मॉरिस गवेयर थे, ध्यान रखें नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर मॉरिस गवेयर थे। 6 अन्य न्यायाधीश थे, 2 भारतीय। प्रथम जस्टिस की बात करेंगे, 6 अन्य न्यायाधीश में 2 भारतीय थे। ठीक है, 2 भारतीयों में प्रथम जस्टिस M.R. जैकब, ठीक है, एवं दूसरे जस्टिस, ठीक है, M.S. सुल्तान। 6 में से 2 भारतीय भी थे, एक कौन थे, जैकब साहब थे, एक सुल्तान साहब थे। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय शासन का उपबंध था, बिल्कुल था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, तो ये भी आपका था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में, बिल्कुल ठीक है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो परिणाम जो निकला था, उसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 आपको तैयार देखा गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था, बिल्कुल दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ये अधिनियम निम्न रूप से पूर्व कानूनों की सहायता ली गई, साइमन रिपोर्ट था, नेहरू समिति रिपोर्ट था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में वाद विवाद, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है, रिपोर्ट, लोथिया रिपोर्ट की बात करेंगे वो, जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन पे गठन करने का भी बात की गई थी। ठीक है, सारी चीजें क्या थी इसमें थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न इसमें से पूछा गया। ठीक है, अब बात करेंगे और क्या है, तो इंडियन अधिनियमों ने किसके द्वारा भारत पर्सन इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द इंडियन काउंसिल एबॉलिश। ठीक है, तो किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो वही 1935 का एक्ट जो था, इसके माध्यम से क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है,
कई बार प्रश्न क्या है पूछा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, प्रश्न की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी, तो 321 धाराएं थी, ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी, तो 10 अनुसूचियां थी। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। और इंग्लैंड में भारत सचिवों को सलाहकारों की टीम मतलब मिल गई। 1935 के एक्ट के तहत 1936 में बिहार को अलग करके एक नया प्रांत बनाएगा। उस प्रांत का नाम क्या था, तो उस प्रांत का नाम क्या था, ओडिशा था। क्या नाम था उसका प्रांत का नाम, तो प्रांत का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे ओडिशा जो था प्रांत का नाम था, ठीक है। ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। प्रांत का नाम की बात करेंगे तो प्रांत का नाम क्या था, ओडिशा था, ठीक है। आप देखेंगे इसी एक्ट के तहत सर्वप्रथम 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करने के लिए किया गया था। उस समय बिहार प्रांत में क्या था, तो आपका ओडिशा भी शामिल था, ठीक है। तो 1936 में क्या होता है, ओडिशा बिहार से अलग होता है। बिहार बंगाल से कब अलग होता है, 1912 में बिहार बंगाल से अलग होता है, ठीक है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, बाई विच एक्ट बिहार बिकम सेपरेट स्टेट, तो कौन सा था, तो बिहार सेपरेट स्टेट किसमें बना, तो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि बिहार से कौन सा राज्य अलग होता है, ओडिशा एक नया प्रांत बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वतंत्रता कब मिली, ठीक है, ध्यान में, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब मिली, तो 1937 में ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वतंत्रता मिलती है 1937 में, ठीक है। 1935 के एक्ट में 1937 के तहत, ठीक है। 1935 के भारत शासन नियम, ठीक है, भारत शासन नियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या, ठीक है। राजसी प्रांतों पर और अधिक, ठीक है, प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, और साथ में, ठीक है, उपनिवेश के प्रशासन के राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, या फिर बात करेंगे तो अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, या फिर, ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या लिया है, डी लिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं साम्राज्य विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था, ठीक है। उल्लेखनीय कि देशी रियासत भारत के लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है, जबकि 1935 के अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40 सीटें प्रदान की गई थी, निचले सदन में 33 सीटें प्रदान की गई थी, जिन्हें हम रियासतों के राजाओं द्वारा नामित किया जा सकता था, ठीक है। तो देशी रियासत में जो जनसंख्या जो थी भारत का उस समय के 25% जनसंख्या थी, 1/4 थी, ठीक है। 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। तो उस समय कौन था, लॉर्ड लिथगो थे, जो कि लॉर्ड लिथगो थे, जो कि क्या थे, उस समय भारत के वायसराय भी हुआ करते थे, ठीक है। अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ, जिसके पश्चात 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिथगो थे। इनके सुझावों के आधार पर 1935 का मतलब क्या था, अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। कांग्रेस द्वारा 1935 के, ध्यान रखें, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के अस्वीकार किए जाने का क्या कारण था। इसके निर्माण में भारतीयों से परामर्श नहीं लिया गया। यह एक्ट भारत की जनप्रतिनिधि सरकार की स्थापना की संभावना को समाप्त करती थी, ठीक है, और साथ में प्रांतीय स्वतंत्रता के नाम पर की गई व्यवस्थाओं में प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होना था। तो सारे ही सारे की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट ही आपकी क्या सही है, ठीक है। तो कांग्रेस द्वारा 1935 के एक्ट को इस आधार पर आलोचना की गई कि इसके निर्माण में भारतीय जनता से सलाह नहीं ली गई, अर्थात यह एक जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। संपत्ति की योग्यता, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, सुरक्षा उपायों के प्रावधान से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस ने इस अधिनियमों को गैर लोकतांत्रिक, जनता के प्रभुत्व को नकारने वाला और संस्थागत रूप से अव्यावहारिक बताकर मतलब क्या निंदित किया था, मतलब निंदा किया था, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसने आंदोलन को सशक्त बनाया, बिल्कुल, आंदोलन को इसने क्या किया, इट एक्सटेंडेड द मूवमेंट, ठीक है, इसने क्या क्या सशक्त बना दिया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम का एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में स्वतंत्रता
प्रांतों में स्वतंत्रता के आधार पर की गई शासन प्रणाली की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से निराशजनक कहकर इसकी निंदा की। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संबंध में यह कहा था कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है, ठीक है, मतलब गुलामी का नया घोषणा पत्र बताया था, ठीक है। वस्तुतः एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रखी थी। गवर्नर जनरल और गवर्नरों का व्यापक रूप से विशेष उत्तरदायित्व के कारण प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर रह गया था। कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनावों में भाग लिया और घोषणा की कि इस कानूनी की अलोकप्रियता सिद्ध होगी। इसी प्रकार अन्य राष्ट्रवादी नेताओं एवं संगठनों ने इसका विरोध किया। इस प्रकार यह अधिनियम ने राष्ट्रीय आंदोलन को और सशक्त बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, ठीक है। ध्यान रखिए, गुलामी का दास्ता पत्र भी कहा था और ये भी कहा था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, तो वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लेमेंट एटली ने इस घोषणा के बारे में कहा था कि इस अधिनियम ने भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था। ये भी आप लोग चाहे तो ध्यान में रखते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखा कीजिए। आप देखें निम्नलिखित में किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामों का अधिकार पत्र कहा था, तो आप लोग बता ही दो किसने कहा था, तो हमारे चचा ने कहा था, ठीक है, राजा नेहरू साहब ने, ठीक है। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं थी, ठीक है, तो गाड़ी चलेगा ही नहीं तो ब्रेक कहां से लगाओगे, ठीक है। किस एक्ट के बारे में कहा गया था, तो 1935 के एक्ट के बारे में कहा गया, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के विविध एवं विभिन्न आयोग, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग को मैक्सिमम इसमें कितना पेज है, तो 100-110 पेज के आसपास रह गया है। कल अगर हम लोग कर लेंगे तो 100 पेज के पास और ये रह जाएगा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी समाप्त करेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में 96 नंबर प्रश्नों से हम लोग इसको करेंगे, तो सभी लोग आगे पढ़ कर आइएगा, पढ़ कर आगे आइए, चाहे नहीं है पीछे का रिवीजन जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो भी अवेलेबल करवाता हूँ। केवल वीडियो सुनने से ही आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। वैकेंसी डिले हो सकती है, ठीक है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला है, तो समय है, अभी भी समय रहते हुए सुधर जाइए, नहीं तो हाथ मलने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा।